बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम, प्रोग्राम है बाखबर में हूँ यासिर रहमान। आपसे देर पहले इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का जो है वो पेश कर दिया गया। जो पाकिस्तान हैं इकॉनमी के, उसमें जो आप पिछले साल रखे गए थे, क्योंकि ये हुकूमत पीडीएम हुकूमत को 2 बजट पेश करने का मौका मिला है। लास्ट ईयर भी इन्होंने बजट पेश किया था, इस मरतबा भी ये बजट कल पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया। इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली जो आपने पिछले पूरे साल में अहदाफ रखे होते हैं उसके वर्सेस आपने अचीव किया होता है, ये इसका एक तकाबली जायज़ा होता है और उस पर आपने कहीं सरपास किया होता है, कहीं आपके टारगेट्स अचीव नहीं होते। लेकिन इस मरतबा जो 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया, उसके अंदर जो की इंडिकेटर्स थे, जिस तरह हमारी एक्सपोर्ट्स के हवाले से अगर हम बात कर लें, फॉरेन रेमिटेंसेस के हवाले से बात कर लें, एग्रीकल्चर के हवाले से बात कर लें, इंडस्ट्री के हवाले से बात कर लें, इन तमाम की इंडिकेटर्स में हम या तो माइनस में गए हैं या हम टारगेट्स अचीव नहीं कर पाए। इसके साथ साथ हमने जो पॉजिटिव एरियाज थे उनके अंदर भी, जिस तरह से एग्रीकल्चर के अंदर किसी हद तक पॉजिटिविटी देखने में आई, कुछ ग्रोथ नज़र आई। इसके बावजूद कि लास्ट ईयर जो है वो फ्लड्स आए और फ्लड्स ने हमें $31 बिलियन का लॉस कॉस्ट किया पाकिस्तान को, और जिसका जो है पूरी दुनिया ने इसको एक्नॉलेज भी किया कि ये बिल्कुल इतना पाकिस्तान को लॉस हुआ है। पाकिस्तान की फूड बकेट हिलकर रह गई क्योंकि उन्हीं एरियाज के अंदर जो है फ्लड ने हिट किया है। थोड़े से आपको फिगर्स पहले बताते हैं, फिर पैनलिस्ट की तरफ भी जाएंगे और सवाल की तरफ भी जाएंगे। जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट थी 0.29 या 0.30 हम कह सकते हैं, इसने ग्रोथ शो की है, जो कि बहुत ही नॉमिनल इसको कहा जा सकता है। एग्रीकल्चर ग्रोथ 1.55%, इसने अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए जो हमारी क्रीक क्रॉप्स थी उनमें नेगेटिव ग्रोथ आई, लेकिन इसके साथ साथ लाइफ स्टॉक जो है हमारी वो बेहतर रही, हमारे जंगलात का एरिया बेहतर रहा और बाकी मामलात भी ठीक रहे। मैन्युफैक्चरिंग ने -3.91% जो है वो माइनस डिक्लाइन हुआ इसका, और इसका जो बुनियादी रीज़न है उसकी वजह ये बताई जाती है, जो आज वज़ीर ख़जाना ने भी बात की, कि जब आप इंपोर्ट को कट करते हैं तो अल्टीमेटली उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आता है, और मैन्युफैक्चरिंग इस वजह से कम हुई है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगेन -5.53% से डिक्लाइन आया है, और इसका भी बुनियादी तौर पे रीज़न यही था कि आपने इंपोर्ट को कट किया, और उसके साथ साथ फिर जो एक बड़ी रीज़न है वो ये है कि जो पीएसडीपी है वो लास्ट क्वार्टर में रिलीज़ ही नहीं किया गया, और वो तकरीबन 250 अरब रुपया बनता है जो कि रिलीज़ नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो स्टिमुलस कंस्ट्रक्शन में एक होता है वो कंस्ट्रक्शन का स्टिमुलस वो आगे नहीं बढ़ सका, और उसकी वजह से हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में डिक्लाइन आया है। इसी तरह से अगर हम सर्विसेज सेक्टर को देख लें तो 0.86% से इसमें ग्रोथ हुई है, नॉमिनल ग्रोथ अगेन, और होलसेल एंड रिटेल ट्रेड के अंदर 4.46 माइनस से डिक्लाइन किया है। अगर हम मजीद सेक्टर्स की तरफ चला जाए तो जो ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज सेक्टर है 4.73% से ग्रोथ किया है, अगेन सर्विसेज में ही आती है ये। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ने 6.93 में, तो ओवरऑल सर्विसेज ने कुछ बेहतर परफॉर्म किया है, और जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है वो 658 बिलियन से उसे इंक्रीज हुआ है, विच इज अ गुड। 66,624 लास्ट ईयर थी, 27.1% से इसमें इंक्रीज आया है। टोटल जो इन्वेस्टमेंट के अंदर ग्रोथ आई है वो 10.2% से ग्रोथ आई है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में 6.18% से ग्रोथ आई है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट के अंदर 14.10 से ग्रोथ आई है। जो नेशनल सेविंग्स है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है, लोगों की एक जो आप टेंडेंसी है, इंक्लाइनेशन है टुवर्ड्स सेविंग्स और सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखवाने की, वो बड़ी है, जिसकी वजह से नेशनल सेविंग का जो हमारी ग्रोथ है वो 44.7% से हमने ग्रोथ की थी। जो लास्ट ईयर थी वो थी -3.8%, लास्ट ईयर हमने ग्रो किया था, यानी डिक्लाइन आया था। इस मरतबा ऑलमोस्ट 50% से हमने इंक्रीज किया, विच इज अ गुड, अगेन इट्स अ गुड थिंग। अगर एग्रीकल्चर को एज अ होल देखा जाए तो 1.55% इसने ग्रोथ की है। क्रॉप सेक्टर जो हमारी मेजर क्रॉप्स हैं जिनको हिट किया फ्लड ने, वो -2.49% हैं। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स 3.2% से डिक्लाइन किया है। अदर क्रॉप्स ने 0.23% से इंक्रीज किया है। वीट प्रोडक्शन हमारी जो है वो 5.4% से इंक्रीज हुई है। मेज प्रोडक्शन जो है वो 6.9 से इंक्रीज हुई है। अगर आपको याद हो तो वो लास्ट ईयर हमने वीट
को इंपोर्ट किया था। शुगर केन जो है अगेन गुड, 2.8% से हमारा इंक्रीज आया है। कॉटन प्रोडक्शन में 41% से डिक्लाइन आया है, जो कि एक प्रेशर पड़ा है हमारी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, और जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो इंक्रीज हुई है, क्योंकि हम जब इंपोर्ट करेंगे तो हमें डॉलर पे करना पड़ेंगे। राइस प्रोडक्शन के अंदर भी हमारी कमी आई है, वो 21%। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर ने अगर अच्छा परफॉर्म किया है, तो लाइफ स्टॉक सेक्टर में अच्छा परफॉर्म किया है 3.78% से, फॉरेस्ट्री ग्रोथ के अंदर 3.93% से ग्रोथ आई है, और फिशिंग के अंदर भी 1.44% से ग्रोथ आई है। इसी तरीके से बाकी भी है। फिस्कल डेफिसिट जो है हमारा, वो इस मर्तबा एक अच्छी चीज है कि वो हमने एक थोड़ा कम किया है, अगरचे कमी नॉमिनली थी 4.6% से किया है, लास्ट ईयर ये 4.9% था, तो 0.30% से कम किया है, जो हमारी फिस्कल स्पेस थोड़ी सी पैदा हुई है। और टोटल रेवेन्यू के हवाले से अगर हम देखें तो 18.1% हमारा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। जो अमाउंट अब तक टेंटेटिव सामने आ रही है वो है 6.9 ट्रिलियन रुपीस, यानी 6,938 अरब रुपए ये हमने जो है वो किया है। और लेकिन जो हमारा टैक्स का ओवरऑल हदफ था वो हम अचीव नहीं कर पाए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप इंपोर्ट कम करेंगे तो फिर आपका टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन भी कम होगी। तो ये तो थे कुछ की इंडिकेटर्स थे जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर पेश किए गए, जिसका अगर हम लुबे लबाब निकालें तो ये है कि हम मेजरली जो हमारे की इंडिकेटर्स हैं वो हम अचीव नहीं कर पाए। वही हम अपने पैनलिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पैनलिस्ट से तारुफ करवा देते हैं। आज हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है शनीला अम्मार साहिबा ने, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब ने, डॉक्टर फारूक आदिल साहब ने, और हमें स्काइप के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं आगा इकरार हारून साहब और आजम चौधरी साहब। आप तमाम पैनलिस्ट को हम खुश आमदीद कहते हैं। सवाल होगा शनीला अम्मार साहिबा आपसे, ये फरमाएगा इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट 2022-23, जैसे मैंने इसकी कुछ फिगर्स आपके सामने रखे, माशी अहदाफ और कम शरह नमू की वजूहात असल में क्या हैं? यासिर, एक तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे सामने है ये रियलिस्टिक है। जो कुछ हुआ है इकोनॉमी में वो सब कुछ सामने रख देगा। जो लास्ट ईयर आया था वो पीटीआई गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे था, और उसमें बेस ईयर अगर आपको याद हो चेंज किए गए थे, मतलब उसमें जो ग्रोथ थी वो 5% से ज़्यादा नहीं थी। उसमें ये किया गया था कि कुछ हमने वो साल उठा लिए थे जब कोरोना के दिनों में माइनस में इनकी ग्रोथ थी, वो ले लिए। कुछ जाके जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उनके दिनों में जिन जिन एरियाज में कम थी ग्रोथ, वो वाले साल उठा के, तो एक जो होता है ना हमारा दादों का गोरख धंधा, और उसके अंदर इन्होंने घपला करके तो बड़ी अपनी एक अच्छी ग्रोथ दिखाई थी कि जी हम तो 5% पे हमारा जीडीपी चला गया, हमने इसमें भी तरक्की कर ली, उसमें भी तरक्की कर ली, लेकिन वो सबको पता था कि इन्होंने क्या किया है इसके अंदर। तो ये जो इस हुकूमत का जो दूसरा बजट है, लेकिन हमें 3-4 फैक्टर्स को देखना होगा। एक तो ये कि जब से ये हुकूमत आई है कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क के अंदर नहीं आ रही है। कभी धरने आ जाते, कभी आज़ादी तहरीक आ जाती, कभी जलाओ घिराओ, ये सब कुछ होता है। उसकी वजह से इन्वेस्टर आपके मुल्क के अंदर क्यों आएगा? तो उतनी जितनी इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट की जाती वो नहीं हुई। दूसरा, IMF उनके कहने के मुताबिक तमाम बजट में जो जो चीज़ें थी वो की गई, महंगाई जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई, बिजली की बढ़ाई गई, क्योंकि जो पिछली हुकूमत थी वो आपके पास सर्कुलर डेट बहुत ज़्यादा छोड़ के गई थी, उसको भी पूरा करना था, उसके लिए वो चीज़ें बढ़ाई गई। लेकिन उसके बावजूद IMF का जो किस्त एक मिली हमें, जो उसका 9th 10th रिव्यू होके जून तक मुकम्मल होना था प्रोग्राम, वो नहीं हुआ। उसकी वजह से हमारे फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो था दबाव पड़ा रहा, और उन्हीं फॉरेन रिजर्व्स को जो था पूरा करने के लिए हमने अपनी इंपोर्ट कम की। जब इंपोर्ट कम की तो हमारी एक्सपोर्ट भी कम हुई। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ताल्लुक फिर हमारी इंडस्ट्री के ऊपर उसका बड़ा फर्क पड़ा। इन्फ्लेशन ज़्यादा होने की वजह से, जो आपने कहा ना रिटेलर्स होलसेल्स, इनकी भी उसमें कमी आई। उसकी वजह ये कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई थी। तो सैलाब आया, सैलाब में हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। और सैलाब के लिए जो दुनिया ने हमारी प्लेजेस किए कि वो हमारी मदद करेंगे, वो भी IMF प्रोग्राम की वजह से वो चीज़ें भी जो थी वो रुकी रही। फिर कहीं से कर्जे आए नहीं, लेकिन हम कर्जे जो थे वो देते रहे, वापस करते रहे, जो हमारे ऊपर $6 अरब डॉलर का हमने वापस किया। कुछ रोल बैक हुए, कुछ हमें वापस करने पड़े। ज्यादा वापस किए क्योंकि कमर्शियल बैंकों ने तो रोल बैक नहीं करने थे, ये तो जो हमारे सॉवरेन लोन्स थे वापस किए। चाइना ने कमर्शियल बैंक को जो वापस किए थे, फिर उन्होंने हमें जो उन्होंने दोबारा में से दे दिए थे। लेकिन फिर भी वो वाला हमें इस ज़र मुबादला के साथ जिसके ज़ाहिर जो गिरते जा रहे थे,
उसमें भी अपने ये जो कर्जे थे उनको देना था, तो दबाव बहुत ज़्यादा था इस हुकूमत के ऊपर। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, IMF की तरफ से कर्जा नहीं मिल रहा, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई थी, रेमिटेंस कम हुए। उसकी वजह ये थी कि आपकी ओपन मार्केट के अंदर और आपकी जो इंटरबैंक था उनके रेट्स में बड़ा फर्क था। फिर स्मगलिंग डॉलर की बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसकी वजह से रेट चढ़ा हुआ था। तो फिर एक वजह यह भी थी कि आपकी रुपए की कदर बहुत ज्यादा गिर गई हुई थी। तो अगर कोई पाकिस्तानी 1 लाख रुपया अपने घर वालों को भेजता है, वो 200-300 अगर बहरीनी दिरहम में आ रहा है, तो वो उसको अगर उसके बाद 150 दिरहम हो गया तो वो कम भेजेगा ना, क्योंकि उसने उतना पाकिस्तानी रुपए में उसको कम में मिल जाएगा। इसकी वजह से भी हमारी जो थी रेमिटेंस जो थी मिडिल ईस्ट की तरफ से काफी ज्यादा कम हुई। 13 के 17% उसके अंदर जो है वो डिक्लाइन आया है। एक अच्छी चीज़ है कि हमारा करंट अकाउंट है सारा कम है, लेकिन उसकी वजह यही वही है कि आपने इंपोर्ट कम की, और क्योंकि हमारे पास ज़र मुबादला के ज़ाहिर नहीं थे, जिसकी वजह से हमारा जो था बजट खसारा कम हो। लेकिन फिर भी जो हालात थे उसके बावजूद एक रियलिस्टिक इकोनॉमिक सर्वे उन्होंने अवाम के सामने पेश कर दिया। देखना यह है कि इन हालात के बाद वो अवाम के लिए बजट किस किस्म का पेश करते हैं। ये बड़ा सवाल है वैसे आपकी तरफ से। अच्छा, आज़म चौधरी साहब आपकी तरफ आते हैं। ये फरमाइएगा सर कि इंटरनल फैक्टर्स को तफसील के साथ बयान किया है शीला साहिबा ने। अगर हम इंटरनल फैक्टर्स के साथ साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स उनको भी देखें, और ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी है वो कॉज की गई, और ये कहा गया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, महीने दिए गए, टाइम दी गई। सबसे बड़ी खबर आज के दिन के हवाले से ये नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया ऐसे हालात के बावजूद, और पाकिस्तान के बारे में ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बिकम अनदर श्रीलंका। शुक्रिया यासर। आपके प्रोग्राम की वसातत से हम ये बहस किया करते थे, और दुनिया जहान में ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि खुदा न खासा पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है, लेकिन हम तमाम लोग बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे और हमें पूरी उम्मीद थी कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इस बहरान से निकलेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उस खतरे से बाहर आया है। और आज खुदा न खासा हमें कोई ऐसा कोई खतरा नहीं है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे या उस तरफ जाए। और इस वक्त ठीक है, हमारी इकोनॉमी के ऊपर एक प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। जिस तरह शनीला ने चीजें बड़ी तफसील के साथ बयान की है, और उन्होंने वो तमाम मसाइल जो इस वक्त इकोनॉमी को दरपेश हैं उन्होंने वो बताए हैं। इसके बावजूद हमें बड़ी उम्मीद है कि इस आइंदा साल के अंदर, आइंदा जो माली साल है उसके अंदर बहुत सारे मसाइल और हल होंगे और पाकिस्तान आगे निकलेगा। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी को सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था पाकिस्तान में रुपए का इस्तेहकाम। हम देखें मुसलसल डिवैल्यूएशन जो थी उसने बड़ा डिस्टर्ब किया। तो वजीर खजाना ने यह बात की है कि वो सख्त खिलाफ हैं इस डिवैल्यूएशन ऑफ मनी के। इसका नुकसान ये हुआ कि महंगाई में आपके इजाफा हुआ, आपकी पॉलिसी रेट के अंदर इजाफा हुआ, आपको इंपोर्ट की मद में ज्यादा अमाउंट पे करनी पड़ी, और हमारी एक्सपोर्ट्स भी नहीं बढ़ी। जी बिल्कुल, हर तरफ से हमें इस डिवैल्यूएशन के बड़े शदीद नुकसान बर्दाश्त करने पड़े। और उसके साथ साथ आप देखिए कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो भी इसी से मशरूत थी। दो चीजें ऐसी हैं जिससे हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा। एक तो हमें इंपोर्ट पॉलिसी गवर्नमेंट को थोड़ा सख्त करना पड़ी, तो जिसकी वजह से जो रॉ मटेरियल था वो उसके लिए एलसी जो है वो नहीं खुल पा रही थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में कमी आई। दूसरा, ठीक है, जो बिजली आज़म भाई आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो टॉपिक को यही करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक टू बाखबर। आजम चौधरी साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा सर। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि क्योंकि इंपोर्ट पॉलिसी जब तब्दील की हुकूमत ने, मतलब कि उसमें स्मगलिंग भी हो रही थी और गैर जरूरी अशिया की इंपोर्ट पे भी बहुत ज्यादा डॉलर खर्च हो रहा था, और इसके लिए हुकूमत ने इंपोर्ट पॉलिसी थोड़ी तब्दील की, जिसकी वजह से जो हमारे इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है उसकी भी एलसीज खुलना बंद हुई, जिसकी वजह से इंडस्ट्री पे एक प्रेशर आया। इसके साथ साथ जो एनर्जी है वो भी एक बड़ा मसला था, क्योंकि हम बिजली जो इस वक्त पैदा कर रहे हैं उसमें ज्यादा हम डिपेंडेंट है आईपीपीज पे, क्योंकि आप देखेंगे पेट्रोल इस्तेमाल होता है, तो जिसकी वजह से महंगी बिजली थी और इंडस्ट्री उसमें सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था। जी, एक और जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ी वो था हमारा मार्कअप रेट, जो कि 23 से 24% पर पहुंचा, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज ने अपनी प्रोडक्शन कम की, 50% पे ले आए, और जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी, जिसकी मिसाल ये गाड़ियां बनाने वाली इंडस्ट्री है, इस किस्म की, उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने अपना पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन बंद किया। इससे भी हमारी इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत ज्यादा दबाव आया। लेकिन इसमें जो उम्मीद अफजा बात है, जो आपने भी अपने एंट्रो के अंदर बात की, देखें जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एक वाहिद वो सेक्टर है जो पाकिस्तान को इस वक्त बचा सकता है, आगे लेके जा सकता है, हमारी इकोनॉमी को ठीक कर सकता है। सही। और क्योंकि उसके अंदर भी दो चीजें हैं यासर, अगर आप मुझे मौका दें, देखें एक तो ये है कि अगर हम एग्रीकल्चर पर फोकस करेंगे तो हम फूड सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं हमें वो नहीं फेस करने पड़ेंगे। सर 2000 अरब रुपया तो गवर्नमेंट ने दिया है ना, 2 ट्रिलियन रुपीस जो है वो दिए, जिसमें से वो उन्होंने आज बताया कि 1750 अरब रुपए रिलीज हो चुके हैं, किसानों को जा चुके हैं।
जी बिल्कुल, इसमें प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेगी। अगर कुछ सब्सिडीज भी फ्यूचर में देनी पड़े, वो टारगेटेड सब्सिडीज दी जाए और एग्रीकल्चर को जो है ना वो सपोर्ट किया जाए। अगर एग्रीकल्चर आपकी स्टैंड कर जाती है तो ऐसा ऐसा आप अपनी इंडस्ट्री को भी खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपको पेट्रोल मिल जाता है रशिया से और उसकी प्राइसेस नीचे आती है तो ऑब्वियसली उसका फर्क आपकी बिजली पर भी पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आपको आईएमएफ की तरफ से लोन मिल जाता है, आपका प्रोग्राम उधर हो जाता है फाइनल, तो आपको 2 ममालिक से पैसे मिलते हैं, तो डॉलर के ऊपर जो दबाव है वो भी आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे और डॉलर जो है वो अपनी असल पोजीशन पे वापस आना शुरू हो जाएगा और पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम होगा, जिससे हमारी मुईशत जो है वो मुस्तहकम होगी। मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है ये चीजें, क्योंकि बड़ा पिछला साल भी बहुत मुश्किल का साल था। जिस तरह अभी शनीला ने तफसील से बताया, सैलाब एक बहुत बड़ा इशू था। सैलाब के साथ साथ जो सियासी इस्तेहकाम है वो बड़ा जरूरी था। अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह सियासी इस्तेहकाम भी मुल्क के अंदर आएगा और अगर खुदा न खासा कोई आसमानी आफत ना आई तो इकोनॉमी को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, आपका पॉइंट आगे आप कह रहे हैं, डायरेक्शन ठीक है। बात ऐड कर दूं, जो आपने कहा ना कि डेवलपमेंट सेक्टर के लिए जो बजट था लास्ट क्वार्टर में रिलीज नहीं किया गया, मेरे ख्याल में वो इसलिए भी था कि एक तो आपने किसानों को सब्सिडीज दी थी, वहां पे भी गया होगा। दूसरा, आटा जो रमजान में इतना ही बांटा गया था आवाम के अंदर, अरब रुपए शायद वो पैसे उस साइड पे ट्रांसफर कर दिए होंगे, जिसकी वजह से डेवलपमेंट का जो बजट था वो लास्ट क्वार्टर में नहीं रिलीज हुआ ना, आवाम को रिलीफ। ठीक हो गया। कुछ पॉजिटिव चीजें, आगा साहब आपकी तरफ आते हैं सर, ये बताइएगा कुछ पॉजिटिव चीजों के हवाले से भी इशारा किया गया। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि 4 अरब डॉलर्स, ऐसे हालात में जब पाकिस्तान के हवाले से ये बात हो रही है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर जाएगा, उस सूरत हाल में पाकिस्तान ने 4 अरब डॉलर अपना बैरूनी कर्जा एक्सटर्नल डेट कम किया है। बिसब की मद में 360 अरब रुपए से इसको बढ़ाकर 400 अरब रुपए दिया गया। इसको टारगेटेड सब्सिडी कहते हैं। 75 अरब रुपए का डायरेक्ट रिलीफ रमजान मुबारक के अंदर आटे की मुफ्त तकसीम के अंदर दिया गया। 2000 अरब रुपए किसानों के लिए रखे गए, जिनमें से 1750 अरब रुपए रिलीज किए जा चुके हैं। इस्लामिक बैंकारी को 21% जो है वो कर दिया गया है और टोटल बैंकारी यानी टोटल बैंकिंग में 21% हमारी इस्लामिक हो गई है। बार्टर ट्रेड जो है वो ईरान, अफगानिस्तान और रूस के साथ और इसके साथ साथ सूडान के साथ और यमन के साथ भी शुरू हो रहा है। ये जो पॉजिटिव इसके अंदर माइलस्टोन्स अचीव किए गए हैं, हाउ वुड यू सी दिस कि ऐसे मुश्किल हालात के अंदर ऐसी स्पेस पैदा करना और एक आम आदमी को टारगेट करना कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था? देखिए, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था और फिर वही मैं कहूँगा कि अगर सैलाब ना आता तो आज ये हमारी जो इकोनॉमिक आउटलुक है ये टोटली डिफरेंट होती। क्योंकि आप ये देखें ना कि सिर्फ कॉटन एंड जिनिंग में हम 21% माइनस गए हैं, 6% ग्रोथ हमने कंसीडर की हुई थी। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप देखा जाए तो हम 27% माइनस में गए हैं। और आपकी बात अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान की 80% जो एक्सपोर्ट है वो कॉटन एंड जिनिंग ओरिएंटेड है। तो आप जेहन में रखें कि हमारा एक साल के अंदर अंदर 27% टोटल जो है हमारी जो पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का, ओवरऑल एक्सपोर्ट का, वो कम हुआ है। इसके रिजल्ट्स आपको भी और मजीद इस साल भी नजर आएंगे। तो जहां तक बात है कि इस हालात में जबकि आपने इतना बड़ा सैलाब, और आपको याद होगा थोड़ा सा, वो कहते हैं ना हमेशा देर कर देता हूं मैं, आपको याद होगा यासिर साहब आपके शो में हम कह रहे थे कि 30 बिलियन US डॉलर से ऊपर नुकसान हुआ है सैलाब पे, याद है आपको जी? ऐसे और तब गवर्नमेंट आउटलुक दे रही थी, आपको याद होगा, सिर्फ 14 की, और मैं बेस कर रहा था उसके ऊपर अपना जो डायरेक्ट काम कर रहा था एशिया डेवलपमेंट बैंक। वक्त साबित किया कि वो ठीक थे। हमारा ब्यूरोक्रेट आहिस्ता आहिस्ता इंफॉर्मेशन दे रहा था ताकि हमें एक शॉक ना लगे, हमें इस मंत्रा से बाहर आना पड़ेगा। आज कितनी खुल के बातें की हैं हमारे मिनिस्टर ने, खुल के कोई चीज नहीं छुपाई है उसने। ये हमें करना पड़ेगा अवाम को इत्मीनान में लेने के लिए। ये जो है ना आधी इंफॉर्मेशन रख लेना कि शौक अपना गवर्नमेंट अवाम शौक में ना चला जाए, इसका नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। वापस आता हूं मैं अपने इस इशू की तरफ। देखिए, हमें 3 चीजें, देखिए ये सामने है कि आप सैलाब आया, आपको पता है अच्छी तरह, फसल खड़ी थी गंदम की, बारिशें भी अलग टाइम पे हो गई, ज्यालाबारी भी हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमने अच्छी क्रॉप कर ली है।
मेरा नहीं ख्याल है कि हमें इस दफ़ा इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यार ये छोटी बात तो नहीं है ना। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करें एग्रीकल्चर में, रोटी खाओगे तो जिंदा रहोगे। ये गाड़ियां शाड़ियां जो हैं वो कुछ नहीं किसी के काम आएगी, वो सिर्फ 2 तबका अफराद के पास हैं, 2% के पास। गरीब को रोटी चाहिए। इन्वेस्टमेंट आपने बहुत अच्छा, इन्होंने आज भी कहा कि हमारी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है एग्रीकल्चर में होगी। अच्छा, इसमें आप एक देखें, फिशरी में भी हमें बहुत नुकसान हुआ। फिशरी का हमने जो है 7% के 6% हमने टारगेट रखा हुआ था, हमने अचीव किया सिर्फ 1.87%। फिशरीज इमीडिएटली लिंक्ड विद योर रोटी, खुराक। आपको 3 चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा अगर आपने जिंदा रहना है, एक एग्रीकल्चर, एक लाइफ स्टॉक और एक फिशरीज। उसी के अंदर आती है ना, उसी के सब सेक्टर्स हैं। बिल्कुल फोकस होकर जा रही है और इंशाल्लाह अगला हमें बजट आएगा तो समझ आएगी। और एक बात मैं और करूंगा, अगले बजट, मुझे नहीं पता बजट तैयार भी हो गया, आपको अनाउंस होना है, अगले बजट में आपको हर सूरत में कट लगाना पड़ेगा रियल एस्टेट माफिया पे, रियल एस्टेट बिजनेस के ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में जमीन रह जाए कुछ उगाने के लिए। नहीं तो उसके लिए तो आपको लैंड प्लानिंग करनी होगी ना, उसके मुताबिक चलना होगा। ठीक है, तो आपका पॉइंट आ गया आगा साहब। अब क्योंकि हमने इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से ज़रा इस पे बात कर ली, अब थोड़ा बात कर लेते हैं डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब, बजट के हवाले से भी जो कल पेश हो रहा है, एक्सपेक्टेशंस भी हैं लोगों की काफ़ी। आम आदमी ये कह रहा है कि जो तनख्वाहदार तबका है कि उसकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए। पाकिस्तान ने अगले साल 22 अरब डॉलर एक्सटर्नल डेट की मद में पे करना है। इट्स अ $22 बिलियन फिगर। कितना बड़ा चैलेंज होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। जो इकोनॉमिक सर्वे इस मरतबा पेश किया गया जिसमें हम अपने की टारगेट्स हासिल नहीं कर सके, इसमें हमें क्या कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम अगला बजट ऐसे अंदाज से पेश करें जो अचीवेबल भी हो और इसके साथ साथ वो बजट जो है एक आम आदमी की रिलीफ का बायस भी बने। अब तक तो शानीला ने भी और बाकी पैनलिस्ट ने बड़ी तफसील से बताया खसारे के मुतालिक कि खसारे का जो बजट है, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कोई चीज़ छुपाई नहीं है, जो जैसे पिक्चर थी वो बता दी है। तो उसके बाद हम यही कह सकते हैं, वो जो एक बड़ा मशहूर बोल है कि बोल कफ़ारा क्या होगा, उस कफ़ारे के लिए कौम तैयार हो जाए। और खसारे में कफ़ारा जो है वो गरीब आदमी का ही निकलता है, कफ़ारे से बढ़ के बरकस भी गरीब आदमी का निकलेगा। ये जो बोरिंग है इस वक्त एक्सटर्नल डेट के लिए भी है और इंटरनली भी, हम जिस तरह 4.1 बिलियन 1 ईयर में एवरी डे गवर्नमेंट एक स्टोरी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की करती रही। अब ये है कि इस हुकूमत को तो 1 साल हुआ है, ये एक दो बरस की बात नहीं, ये निस्फ सदी का किस्सा है। इसकी मईशत की और रियासत की सिम दुरुस्त किए बगैर हम एक गहरी खाई में जाने लगे हैं। खुदारा ये बातें बंद करें, हम डिफ़ॉल्ट नहीं किया, हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, हम करने लगे। हम वेंटिलेटर में पड़े हैं। 7.25 अरब डॉलर हमने दोस्त ममालिक को देने हैं, 4.25 अरब डॉलर हमारी जेब में। और जो फिगर आपने बताया तो बताया जाए हम टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। सुन तो सही, तेरा जहां में फंसाना है क्या? इकोनॉमी का, तो इकोनॉमी के स्टूडेंट को ये बताया जाए, जब तक आपकी पेमेंट्स, आपकी स्टेट जब तक सॉवरेन पेमेंट्स करती है, दुनिया का कोई इदारा पाकिस्तान को डिफॉल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकता। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ये कोई टर्म नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये बता सकता हूँ 22 करोड़ आवाम के लिए क्या ये मईशत होनी चाहिए थी? ये तो आपका पॉइंट, ये तो 50 साल की बात है ना, 1-2 बरस की बात। जो केक का साइज है क्यों बड़ा नहीं हो रहा, क्यों यहाँ जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, क्यों हमारा ग्रोथ रेट बांग्लादेश के मुकाबले में नहीं है? हमने इसको माशरे को जंगों में धकेला, हमने पकड़ धकड़ सियासी इंतशार, कोई भी वजीर आजम यहाँ मुद्दत नहीं पूरी कर सका जुनेजो से लेके, और यहाँ पे हमने मुकदमात बनाए हैं सियासतदानों पे और हमने सिम दुरुस्त नहीं की। तो क्या यहाँ टूर, जब खबरें आपकी दुनिया के अखबारात उठाएं, पहले पेज पे स्टॉक मार्केट की खबरें होती हैं, इंडस्ट्री की खबरें होती हैं, इधर होता है कि फलां को मार छोड़ा नहीं जाएगा, फलां को पकड़ा नहीं जाएगा। मेरी तो उम्र 50 साल के करीब है, तो मैंने तो यही खबरें सुनी हैं जब से मैं पैदा हुआ। 2017 में पाकिस्तान के आप अखबारात उठा के देखें तो खबर आपको CPEC की मिलती थी, खबर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन मनी मार्केट यानी हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी मिलती थी। $100 बिलियन की उसकी कैपिटलाइजेशन हो चुकी थी। ओवरऑल $100 बिलियन, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। हमारा जो टोटल डेट था वो $80 बिलियन पे खड़ा था और $100 बिलियन की आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या हुआ कि मुनीर न्याजी का एक शेर आ गया कि मुनीर इस मुल्क पे आसेब का साया है कि हरकत तेज तार और सफर आहिस्ता।
तो तसलसल पॉलिसियों का बरकरार चले अब आगे सियासी मूविंग फॉरवर्ड डॉक्टर साहब मूविंग फॉरवर्ड देखें ये बजट इन हालात में गवर्नमेंट ने कोशिश करके इसको संभाला दिया है और जो चैलेंजेस शलीला ने बताए हैं, सैलाब भी है, मौसमियाती तब्दीलियाँ भी है, कोविड भी है। अब जिस गवर्नमेंट को नेक्स्ट मैंडेट मिलेगा उसके पास ये टाइम होगा कि वो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म हो। हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये इलेक्शन ईयर है कहना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ तैयारी भी कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून है वो इकोनॉमिक एजेंडे पे काम कर रही है, दूसरी जमातें हैं, अपोजिशन जमातें भी हैं। उन सब को चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म, इस बजट में तो इलेक्शन के लिए पैसे रखे जाएंगे, कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ बात नहीं होगी और कोशिश की जाएगी कि जो बताया उन्होंने 42 बिलियन रुपीस रखा हुआ है और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के लिए पैसे रखे गए हैं। और अच्छी बात यह है कि इस नामसाइद हालात के बावजूद 75 अरब रुपए का मुफ्त आटा दिया गया है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे बढ़ाए गए हैं और एहसन इकबाल साहब के मुताबिक 60 अरब रुपए के नौजवानों के लिए, ग्रीन इकॉनमी के लिए, आईटी सेक्टर के लिए मंसूबा जात शुरू किए जाएंगे। तो अब नेक्स्ट जो मैंडेट मिलता है यही करना चाहिए कि मिसाक के मेशत की तरफ हमें जाना चाहिए। और जो मुल्क के हालात हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जो पॉजिटिव बात ये है कि इस साल अब से लेके और नेक्स्ट आने वाले चंद माह और चंद सालों में सियासी इस्तेहकाम भी आएगा। वो जो एक सियासी एजान था और वो जो था कि पार्लियामेंट से को कमज़ोर किया जाए, फैसले सड़कों पे, चौक चौराहों पे हो, इंतशार और तकरीब के जरिए। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पे फोकस्ड बजट होना चाहिए ताकि उसकी मिजरीज को कम करने में मदद मिल सके। डॉक्टर फारूक आदिल साहब आपको इसमें शामिल करते हैं। सर ये फरमाइएगा कि जो हाइलाइट्स फिलहाल हमारे पास आई हैं, इन हाइलाइट्स के मुताबिक तो यकीनन बहुत कुछ करना अभी बाकी है। तो क्या जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो पाकिस्तान को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर जैसे हम पाकिस्तान के दिफा के हवाले से, नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से बात नहीं कर सकते। इकोनॉमी कितना बड़ा नेशनल इंटरेस्ट है पाकिस्तान का, अगर इकोनॉमी मजबूत होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा, ये समझना कितना। जो आए रोज स्ट्राइक्स होती हैं, जैसे एक रवाज चल पड़ा है स्ट्राइक्स का, उन स्ट्राइक्स ने किस हद तक मुझे, आपको, एक आम आदमी को नुकसान पहुंचाया है और आज जो हम की इंडिकेटर्स नहीं हासिल कर सके उसमें उनका कितना अमल दखल है। मैं डॉक्टर साहब की इजाजत से सिर्फ एक फिक्र, डॉक्टर साहब जवाब देने दो ना सर, टाइम बिल्कुल कम है। एक फिक्रा ऐड करूंगा कि देखें, मैं तारीफ करूंगा रेलवे मिनिस्टर की कि उनकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। देखें, एक वजीर है कैबिनेट ने जिसमें PIA के रोजवेल्ट होटल को लीज पे दिया है और उसके नतीजे में 33 करोड़ डॉलर हमें ज़र मुबादला आएगा। एक शायर हैं, PTV से रिटायर हुए थे, सलीम कौसर साहब, बड़े कमाल के शायर हैं। उनका शेर बजट के रेफरेंस से है। एक वो ये कहते हैं, ना कोई नामो नसब है ना गोशवारा मेरा, ना कोई नामो नसब है ना गोशवारा मेरा, बस अपनी आबो हवा ही पे है गुजारा मेरा। तो बात यह है कि हम इस मुसीबत में फंस गए हैं इमरान खान और उसके सरपरस्तों की वजह से, और हमारी यानी जो लाइफ लाइन थी इकनॉमिक कॉरिडोर, उसको तबाह कर दिया गया। मुल्क के अंदर इक्तिसादी सरगर्मियाँ, कारोबार को तबाह कर दिया गया। नतीजा ये निकला कि अब हम फॉरेन रिज़र्व से महरूम हो गए हैं या बहुत महदूद हो गए हैं। इसके नतीजे में या इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे, ये बरकत बन सकती है हमारे लिए क्या कि हम अपनी आबो हवा पे गुजारा करना सीख लें। तो अपनी आबो हवा पे गुजारा करने का कुछ जो रास्ते हैं वो तलाश किए गए हैं। जैसे ईरान के साथ आपने बॉर्डर ट्रेड शुरू की, आप ईरान, अफगानिस्तान और रशिया के साथ बार्टर ट्रेड शुरू की। रशिया से ऑयल आ रहा है, रशिया से ऑयल भी आ रहा है, अब तो पाकिस्तान के साथ अब आप हमें इस तरह के जितने एवेन्यूज हैं बार्टर ट्रेड के, या जैसे बॉर्डर पे आपने मार्केट्स बनाई, इस तरह के आपको और एवेन्यू तलाश करने हैं और उन मुल्कों की तरफ से और उन पड़ोसियों की तरफ जाना है जहां हम कुछ खर्च किए बगैर या बहुत कम खर्च करके या एक दूसरे के ज़रूरियात को पूरी करके आप अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। एक तो हमें ये करना है। दूसरा क्या करना है? दूसरा हमें ये करना है कि दो इंडिकेटर्स हैं, एक अमेरिका की तरफ से आया था, एक हमारे दोस्त सऊदी अरब की तरफ से। अमेरिकी तर्जमान ने यह कहा था कि अगर आप पाकिस्तान के हर शहरी के लिए कारोबार के मौके यकसा कर दें तो उसके नतीजे में आपके मसाइल आधे से ज़्यादा हल हो जाएंगे और बाहर से जो आपको इमदाद आनी है वो भी आ जाएगी।
सऊदी अरब ने आपसे ये कहा था कि आपके यहाँ जो बेसिक मसाइल हैं आपकी मईशत की और पॉलिसियों में, आप उनको ठीक करें, उसके नतीजे में हम भी आपके साथ ताउन करने में आसानी महसूस करेंगे, आपके मसाइल भी हल हो जाएंगे। चीन ने भी कुछ कहा था डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो, क्योंकि वक्त बहुत कम है, अभी दूसरे टॉपिक भी हमने समेटना है जनाब, तो दूसरे टॉपिक की तरफ हमें बढ़ना है। बात हो दूसरे टॉपिक में हम करें तो फॉर्मेशन कमांडर्स के हवाले से, जो फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास हुआ और उसमें बड़े वाज़े तौर पे आर्मी चीफ ने आर्मी बतौर इदारा और जो फॉर्मेशन कमांडर्स है उन्होंने एक इत्तेहाद के साथ एक पैगाम दिया, और वो पैगाम था उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर क्यास चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर तजब्जब चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सलामती के ख़तरे का मूजब बन रहे हैं, कि उनके साथ आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। इसके बाद जो प्रेस रिलीज सामने आई, उस प्रेस रिलीज के मुताबिक खास तौर पे 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस और ख़ास तौर पे उसके अंदर जो लोग इसको एक इंसानी हुकूक के लिबादे में ओढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वाज़े तौर पे पैगाम दे दिया गया है। उन फैसिलिटेटर्स या सहूलतकारों को वाज़े तौर पे पैगाम दे दिया गया है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, कि अब रियासत उनके साथ निपटेगी, उन्हें किसी तौर पे नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो फौजी अदालतें हों या नॉर्मल अदालतें हों, उनके ऊपर किए जाएंगे। इस पर आपसे सवाल होगा शिल्ला साहिबा, फॉर्मेशन कमांडर्स इजलास 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों से आहिनी हाथों से निपटा जाएगा, इसके मानी क्या हैं? टाइम बहुत कम है, मैं सिर्फ 1 मिनट में कहूंगी। देखिए, इसमें 2 चीजें अहम थी। एक ये जो कहा गया था ना कि इंसानी हुकूक के नाम पे प्रोपेगेंडा करके हम आर्मी को बदनाम नहीं होने देंगे, तो उसमें ये कि एक जमात जो प्रोपेगेंडा कर रही थी, जो फेक तस्वीरें लगाती है, फेक वीडियोस लगा रही है, उसके अलावा अमेरिका के सामने प्रोपेगेंडा करी, वहां से मदद मांग रही है, तो उसके ऊपर कहा गया कि वो काम अब हम नहीं होने देंगे। आज भी ISPR की एक प्रेस रिलीज आई है कि जो बैरून मुल्क बैठे हुए पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और दुश्मनों से पैसे लेके ये सारा कुछ करें, तो उनको भी हम ट्रेस करेंगे, उनके खिलाफ भी तहकीकात होगी। दूसरा वही कि सबूत हैं, ऐसे नाकाबिले तरदीद सबूत है कि उनको झुटलाया नहीं जा सकता, तो जो हमारी अदालतें उनके सामने सबूत जा रहे, लेकिन फिर वो जमानतों पे जमानतें उन तमाम लोगों को दे रही है कि जो वहां पे मुलव्विस थे, तो उनके बारे में भी कह दिया गया कि अब वो नहीं बचेंगे, हमारे पास उनके सबूत मौजूद हैं। ये याद रखें कि सानिया 9 मई जो है वो फौज के लिए 9/11 है। फौज की डायलॉग आजम जो सब आपकी तरफ आते हैं सर, जल्दी से फरमा दीजिएगा कि कितना वाज़े तौर पे पैगाम दे दिया गया है और इस वक्त कितनी ज़रूरत है कि रियासत के तमाम ऑर्गन्स एक पेज पर आ जाएं। जब माजी के अंदर टेररिज्म पाकिस्तान में हो रही थी, उस वक्त जो मैसेज कन्वे किए गए थे, मैं समझता हूँ ये उनसे ज्यादा सख्त एक पैगाम है कि 9 मई के जो हमले हैं उनके हवाले से क्या पॉलिसी है और किस तरह निपटा जाएगा। लेकिन मेरा इसमें ख्याल है कि 9 मई तक सिर्फ महदूद ना रह जाए, थोड़ा सा और पीछे जाए। माजी के अंदर जो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स या इस किस्म के जो चीजें हैं उनमें मुलव्वस हैं लोग, उनको सामने लेके आया जाए कौम के सामने। बहुत हो गई है इस किस्म के जो प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाते हैं, और पाकिस्तान आज जिस तबाही के धरने पर खड़ा है उसके बहुत सारे उसकी वजूहात हैं। मैं समझता हूँ कि आज वक्त है कि हमें तस्लीम करनी चाहिए अपनी गलतियां, हमें वो प्रोजेक्ट भी तस्लीम करने चाहिए और उनके जो फैसिलिटेटर हैं उनको भी एक्सपोज करने की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान को राइट डायरेक्शन पे ले जाने में ये कौम, ये पॉलिटिकल स्टेक होल्डर, अदारे सब मिलकर अपना किरदार अदा करें। ठीक है जी। आगा साहब सर, टाइम बहुत कम है, ये फरमाइएगा जो कोशिश की गई कि बाहर पाकिस्तान की रियासत की गलत तस्वीर पेश की जाए, इसको किस हद तक इसमें जवाब दिया गया? देखें जी, आप तो एक खदीजा शाह को जानते हैं ना, जो कि अमेरिकन सिटीजन है। मैं आपको खबर दे रहा हूं, 12 और हैं जो पकड़े गए हैं। और भाई ये अमेरिकन बैठ के यहाँ पे ये सारा PTI चला रहे हैं। ढूंढे 12 कौन है, नंबर मैं दे रहा हूं आपको, लिस्ट भी दे दूंगा कुछ दिनों तक। ऑल अमेरिकन, आप तो एक को जानते थे, आगे चलें। बिल्कुल उन्होंने कहा हम आईनी हाथों से निपटेंगे। कैसे निपटेंगे मैंने ये देखना है, क्योंकि वो जनाब को तो निपटने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, और कोर्ट में तो आपके सामने ही है कि उसके सितारे जो हैं वो तो नहीं किसी के हाथ में आते कोर्ट में। कोर्ट में तो उसको नहीं कोई पकड़ सकता। आज भी 19 केसेस में जमानत मिली है। वही मैं कह रहा हूँ, कैसे पकड़ेंगे? कौन सा आईनी हाथ आएगा किसी को पकड़ने के लिए? उस आईनी हाथ के पहले कोर्ट का हाथ आएगा उस आईनी हाथ को पकड़ने के लिए।
हाँ तो फौजी डालते हैं ना। देखिए ये कोर्ट्स हमें मजबूर कर रही है कि हम जैसे जमहूरियत पसंद लोग भी मिलिट्री कोर्ट की हमायत करने लगे। ठीक है डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब, सर आपका पॉइंट आ गया आगा साहब। आपको जाना पड़ेगा सर, आपको जाना पड़ेगा सारे केस लेके। ठीक डॉक्टर ताहिर केसेस लेके सही। डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब, अगर केसेस के अंदर उन लोगों को छोड़ा जाए जो 9 मई के अंदर मुलविस थे, जिन्होंने पाकिस्तान के रियासती इदारों फौज की तंसीबात के ऊपर हमला किया, तो फिर फौजी अदालतें ऑप्शन नहीं तो क्या होंगी? देखिए एक तो ये कि ये जो जोड़ा जाता है ह्यूमन राइट्स से, ह्यूमन राइट्स पॉलिटिकल वर्कर्स के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल करने वालों के होते हैं, वो लोग जो कानून के हाथ में लेते हैं, रियासत पे हमला आवर होते हैं, कौमती सलामती इदारों पे वो हमला करते हैं। इसकी दुनिया के हर मुल्क में की डिक्शनरी में ये चीज़ रियासत दुश्मनी और गद्दारी के ज़मरे में आती है। तो ये हमारे इस्लामिया में चीज़ क्लियर हुई। दूसरा जो निज़ाम इंसाफ के सुकम है, आप इसको 9 मई को 1 मिनट छोड़ दें, हमें मिलिट्री कोर्ट नहीं को हमें आर्मी को बनवानी पड़ी पार्लियामेंट से करके कि वो दहशत गर्दों को सज़ा ही नहीं दे पाती, तो उस हुक्म को दूर करने के लिए बनाया। अब मैं समझता हूँ कि 90 की दहाई में उस वक्त जब नून लीग की हुकूमत थी, इनसे ज़्यादा दहशत गर्दी की अदालतें कायम हुई कि दहशत गर्दी के मुकदमात खसूसी अदालतों में चलेंगे, और वहाँ भी अगर ये मुलजमान छुट जाते हैं तो फिर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। इसके लिए फिर हमें ये भी देखना होगा कि इतने संगीन मुकदमात में भी अगर रियासत सज़ा नहीं दे सकती तो आम आदमी को की इंसाफ तक कैसे रसाई हो। ठीक है डॉक्टर फारूक आदिल साहब, ये फरमाइएगा जो 9 मई को हुआ, क्या ये सब कुछ अगर अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में हुआ होता तो उनकी रियासत का क्या रद्द-ए-अमल आता? क्या उनको फूलों के हार पहनाती? क्या उनको फूल दिए जाते? देखिए ब्रेक्जिट पर बरतानिया में और ये जो कैपिटल हिल पर ट्रंप की हामियों ने जो कुछ किया, वो उसकी मिसाल तो हमें ये बात नहीं बताती जो आप कह रहे हैं। उनके लिए खसूसी अदालतें भी बनी और उनको 18 साल की सजाएं भी दी। 18 साल? 18 रिपीट करें ताकि पता चले। 18 साल की सजाएं दी गई। इसी तरह बरतानिया तो फिर क्या वही ममालिक उठकर हमें ये कह सकते हैं कि जी आप इसलिए ये ना करें क्योंकि हम आपको कह रहे हैं कोई बात नहीं, अगर आपकी रियासत पे हमला हो गया तो क्या होगा? नहीं, वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कहेगा भी इस मरहले पर, कोई भी नहीं आपको कहेगा जो लेकर जा रहे हैं उनके बारे में। देखिए 2 बातें मैं आपसे कहूँगा, आपके पास टाइम कम है। तो एक बात तो ये है कि ये जो कल का स्टेटमेंट है, कल के स्टेटमेंट में उन लोगों को या उन इदारों को जिन पर इल्ज़ाम है कि वो सहूलतकारी कर रहे हैं, आसानियाँ फराहम कर रहे हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है। उनको भी बता दिया गया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। एक बात इसमें ये है। और दूसरी बात ये है, कल एक पाकिस्तान सेमिनार हुआ है, हमारे एक दोस्त ने किया है, अपना अमार साहब ने। उस सेमिनार में जो साबिक सऊदी सफ़ीर हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि देखें, हम 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब की तरक्की के लिए चीन की तरक्की नागुज़ीर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा खिलंडरा, उसकी गुंजाइश नहीं है कि वो रियासत को चैलेंज कर सके, रियासत को तलपट कर सके और कोई उसकी सहूलतकारी कर सके। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। आप शनीला साहिबा आपकी तरफ आते हैं, ये फरमाइएगा कि क्या कल का जो पैगाम था वो खामोश नहीं बल्कि बहुत वाज़ेह पैगाम नहीं था? बहुत वाज़ेह था। देखिए जो एक अफवाह फैलाई जा रही थी और जो साबिक वज़ीर आज़म है उन्होंने अपने कुछ करीबी लोगों से बात की कि जी आर्मी के अंदर बगावत हो जाएगी, आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत हो जाएगी और उनको ओहदे से हटा दिया जाएगा। तो कल जो फॉर्मेशन कमांडर का परसों जो इजलास हुआ, कल उसकी जो प्रेस रिलीज आई, वो एक तरह से पूरी आर्मी की तरफ से थी और उसमें ये बता दिया गया था कि जी वो अपने आर्मी चीफ के अंडर मुत्तहिद हैं और जो कुछ 9 मई को हुआ है फौज उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। मुजम्मत तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि जी ये सानिया है, 9/11 है, मैं तो ये कह रही हूँ कि उनके लिए। तो उन्होंने जो कहा कि आईनी हाथों से निपटा जाएगा, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हमारे पास सबूत है, हम किसी को बदनाम नहीं करने देंगे। तो ये एक बहुत वाज़ेह पैगाम दिया गया था उन तमाम लोगों को कि जो इसमें मुलव्विस थे, क्योंकि ये बाकायदा प्लानिंग के तहत हुआ है। और राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात कही है कि जिस वक्त सारे हमले हो रहे थे, वो जो साबिक वजीर आजम थे वो अपने लोगों के साथ राब्ते में थे, टेलीफोन कॉल्स हमारे पास ट्रेस हुई हैं
और उन टेलीफोन कॉल्स के अंदर ऐसे ऐसे अल्फाज शोहदा के लिए इस्तेमाल किए गए हैं कि हम वो चला भी नहीं सकते हैं ऑडियो। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी प्लानिंग थी, पहले से उनको ट्रेनिंग दी गई थी, क्योंकि कुछ मखसूस लोग ही थे जो पकड़े गए हैं और वो उनको ट्रेनिंग दी गई थी, आम आवाम नहीं थी। अगर आम आवाम उसमें निकली हुई होती तो रियासत के लिए भी मुश्किल हो जाता उनको काबू करना, वो उनको काबू ना कर पाती और वाकई हुकूमत का तख्ता उल्टा था। लेकिन अवाम ने इन दहशतगर्दों को उस वक्त भी रिजेक्ट कर दिया था और अब भी अवाम इन दहशतगर्दों के साथ नहीं है, क्योंकि रियासत को चैलेंज करने वाले, उसके कानून को ना मानने वाले, रियासत के ऊपर हमला करने वाले जो है वो सियासी वर्कर नहीं होते, वो दहशतगर्द होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि जब 2014 में पार्लियामेंट पे हमला हुआ, जब 2014 में PTV जहाँ पे इस वक्त हम बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं वहाँ पे हमला हुआ, मैं उस वक्त यहीं पे मौजूद था। उस वक्त जिस खौफो हिरास में यहाँ के मुलाजमीन को इन्वॉल्व किया गया, अगर उनकी उस वक्त उनको सज़ा दे दी जाती तो मेरा ये ख्याल है कि 9 मई फिर शायद ना होता। बस कौमों को गलतियों से आगे बढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए और असलाह कर। ओके, आपका पॉइंट आ गया। आई हैव टू वाइंड अप जी। मुझे शुक्रिया अदा करना आगा इकरार साहब का, ताहिर नईम मलिक साहब का, शनीला अम्मार साहिबा का, फारूक आदिल साहब का और आज़म जॉय साहब का। आपने आज के मौज़ूआत को बड़े ज़बरदस्त से समेटा। प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।